हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। तो देखिए कि आज ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है कि जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसमें उसका वेग बदल जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये वाली जो किरण है इसको कहते हैं आपतित किरण। ये गिर रही है। ये मीडियम जो है, ये जो माध्यम है ऊपर वाला, ये भी पारदर्शी माध्यम है, नीचे वाला भी पारदर्शी माध्यम है। तो ऊपर जो है प्रकाश किरण पहले माध्यम में जो आ रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। इसको कहते हैं आपतित किरण। और जो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जा रही उसको कहते हैं अपवर्तित किरण। इसे कहते हैं अपवर्तित किरण। और इसको क्या कहते हैं, ये एक ऐसी लाइन है कि इसके ऊपर दूसरा मीडियम है और इसके नीचे दूसरा मीडियम है। मतलब यहाँ से जो पहला मीडियम है यहाँ पर ख़त्म होता है, पहला माध्यम यहाँ पर ख़त्म होता है और दूसरा माध्यम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये वाला जो तल है, ये वाला तल, इसको कहते हैं सीमा पृष्ठ। इसको सीमा पृष्ठ कहते हैं। और सीमा पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आपतित होती है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इसको कहते हैं आपतन बिंदु। और जो ये आपतन बिंदु पर जो ये परपेंडिकुलर खींचा गया है इसको कहते हैं अभिलंब। तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण और ये है अभिलंब। ये जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आई से लिखते हैं और इसको आपतन कोण कहते हैं। और जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको आर से लिखते हैं। इसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। आई को आपतन कोण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है इंसिडेंट एंगल, और इसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहा जाता है। इसे रिफ्लेक्शन एंगल कहा जाता है, आर। इसको अपवर्तन कोण कहते हैं, यानी कि इसको रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। तो इंसिडेंट के आई के कारण इसको आई से लिखते हैं और रिफ्लेक्शन एंगल के जो रिफ्लेक्शन का आर है इसके कारण इसको आर से लिखते हैं। तो इसमें देखा गया। और इस माध्यम में देखिए, जब एक प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुकती है कि यह अभिलंब से दूर जाती है। तो इसमें सघन और विरल माध्यम पर डिपेंड करता है, विरल माध्यम या सघन माध्यम। अगर ऊपर का विरल माध्यम है, नीचे का सघन माध्यम है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। अगर ये वाला विरल माध्यम है और ये वाला अगर विरल माध्यम है और ये वाला अगर सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है तो प्रकाश किरण दूर उसके अभिलंब के पास जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और अगर ये सघन माध्यम होगा, ये विरल माध्यम होगा, तो जो हमारी अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमारे एक स्नेल महोदय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि साइन आई और साइन आर इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है नियतांक होता है। इसको कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इनके कहने का मतलब ये नियतांक इन्होंने इसलिए कहा कि इन्होंने क्या किया कि ऊपर का माध्यम और नीचे का माध्यम स्थिर ले लिया। स्नेल महोदय ने ऊपर का और नीचे का माध्यम स्थिर कर दिया कि मान लिया ऊपर का माध्यम वायु है और नीचे कांच है। ऊपर का माध्यम वायु है, नीचे का माध्यम कांच है। तो जब उन्होंने प्रकाश किरण आपतित हुई तो पहले उन्होंने कहा कि हम आई को 30 डिग्री रखते हैं, फिर 32 रखते हैं, फिर 33 रखते हैं, फिर 45 रखते हैं। तो इन्होंने जब आई के मान बढ़ाते गए, कहने का मतलब ये है कि जब ये आई का मान 30 लिया तो मान लीजिए कि इसका मान 28 आया, ये वाला कोण 28 आया। तो उसके बाद अगर हमने आई का मान 35 कर दिया, अगर हमने बढ़ाकर 35 कर दिया तो इसका मान 32 आ गया। अगर हमने इसका मान 45 कर दिया, उस केस में जो आर का मान है वो भी थोड़ा 33 हो गया या कुछ भी हो गया। तो देखिए उसके बाद इन मानों को साइन आई बटे साइन आर रखकर अगर आप चेक करेंगे,
इनके कहने का मतलब है कि ये साइन आई और साइन आर का मान नियतांक होता है। मतलब अगर आप कोण बढ़ा करके अगर भिन्न भिन्न कोण ले करके अगर आप उनके रिस्पेक्ट में जो आर आ रहे हैं उनको आप ले करके अगर जब हमने इस कोण को जब हमने आपतन कोण को 30 डिग्री किया तो अपवर्तन कोण का मान लिया कि 28 प्राप्त हुआ, जब 35 लिया तो 32 प्राप्त हुआ, जब 45 लिया तो 33 प्राप्त हुआ। तो इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप साइन आई की जगह पर 30 और आर की जगह पर 28 रखेंगे, मान लीजिए कि अगर 2 आ गया, इसको हल मत करना, अगर यहाँ पर इनके मान रख के अगर हम हल करेंगे, अगर 2 आ गया तो अगर हम ये 35 आई की जगह पर 35 और आर की जगह पर 32 रख के हल करेंगे तो भी 2 आएगा। अगर हम आई के स्थान पर 45 रखेंगे, आर की जगह पर 33 रखेंगे तो भी 2 आएगा। मतलब कहने का ये है कि अगर ऊपर का और नीचे का माध्यम बदला ना जाए तो अगर उनमें जो कोण को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो साइन आई और साइन आर का मान अगर हम निकालेंगे तो वो मान बदलेगा नहीं, वो एक ही मान रहेगा। देखिए इसको कहते हैं नियतांक। इसको कहा जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक बताता क्या है? अपवर्तनांक है क्या? अपवर्तनांक है क्या? देखिए ये जो n है ये है क्या? n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये n क्या है? n बताता क्या है? n बताता है कि अगर ये कोई माध्यम है, ये कोई माध्यम है और इसमें प्रकाश किरण आपतित होने के बाद अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अपवर्तित हो जाती है, तो ये बताती है कि इस किरण का जो आपतित किरण है उसका पहले माध्यम में चाल क्या थी और दूसरे माध्यम में चाल क्या है। पहले माध्यम में चाल क्या है और दूसरे माध्यम में चाल क्या है। ये n जो है पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में चालों का अनुपात बताती है, चालों में तुलना करती है। जैसे कि अगर मान लिए इसकी स्पीड v1 है और इसकी स्पीड v2 है तो n बराबर ये फार्मूला है कि v1 अपान v2 होता है। ये n क्या है? n बताता है इनका अनुपात। अगर हम n इसको इधर गुणा कर दें तो n v2 बराबर v1 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर गुणा कर देंगे। देखिए अगर n का मान लीजिए कि n का मान ये n है क्या? ये n है कि ये जो दूसरे माध्यम में चाल है। थोड़ा गौर करना, ये दूसरे माध्यम में चाल है, ये n है क्या? पहले माध्यम में ये n सॉरी हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं। n क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ये दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष इसका क्या है? अपवर्तनांक है। तो अगर इसका अपवर्तनांक 1 से ज़्यादा होगा, मान लीजिए कि इसका अपवर्तनांक 2 है, n का मान 2 है, अगर इसका अपवर्तनांक 2 है तो 2v2 बराबर v1। मतलब हम कहेंगे कि जो पहले माध्यम में स्पीड है v1 वो जो है तो v2 से 2 गुना है। दूसरे माध्यम में जो पहले माध्यम में स्पीड है वो दूसरे माध्यम में जो स्पीड है उसका 2 गुना है। अगर ये v2 है, इसकी v2 है तो v1 का मान 2v2 है। इसका मतलब ये है। तो देखिए ये बता रहा है ना तुलना, ये तुलना बता रहा है, इसलिए हमने इसको बताया है। अब देखिए अगर n बराबर प्रकाश किरण वायु से या निर्वात से आ रही है तो जो v1 होगा, जो पहला माध्यम अगर वायु है या निर्वात है तो v1 बराबर क्या होगा? c, क्योंकि इसमें इसकी चाल c, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है, 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसको हम c/v लिख देंगे। v लिखने पर v2 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब v2 इसमें c लिखने पर इसका मतलब यही है कि ये पहले माध्यम में n बराबर c ये पहले v1 के स्थान पर लिखा है और ये जो v लिखा हुआ है ये v2 के स्थान पर लिखा है और ये माध्यम में चाल है। तो आइए, तो इसको कहते क्या हैं? इसको कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे। आज तक हो सकता है आप माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक से ठीक तरीके से रूबरू ना हो, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। देखिए अगर एक प्रकाश किरण आपतित हुई और ऊपर का माध्यम जो है वो निर्वात है और या वायु है, निर्वात या वायु है, इसमें दोनों में निर्वात और वायु को बराबर माना जाता है, क्योंकि इनमें जो है प्रकाश की चाल लगभग बराबर रहती है। इसमें वही चाल रहती है, निर्वात में जो चाल होती है वही चाल वायु में होती है। हमने यहाँ अभिलंब खींचा और ये जब निर्वात से जल में जाएगी, वाटर में जाएगी,
तो हमारी ये जो अपवर्तित किरण होगी यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, झुक जाएगी। हमने दूसरा फिगर लिया, यहाँ भी क्या है, निर्वात है या वायु है, निर्वात है या वायु है। यहाँ से प्रकाश किरण चली और यहाँ अगर ग्लास है, ग्लास है तो यह प्रकाश किरण क्या होगी, झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि ये जो वायु या निर्वात है ये क्या है, विरल माध्यम है और ग्लास क्या है, सघन माध्यम है। और अगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जल है और यहाँ पर कांच है, यहाँ पर जल है या कांच है, तो यहाँ से जब प्रकाश किरण आपतित होगी, जल की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है, इसलिए किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कांच और यहाँ पर क्या है, जल। जब प्रकाश किरण आपतित होगी, कांच की अपेक्षा जल विरल माध्यम है, जब में सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है। देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक ये पदार्थ का गुण होता है, ये पदार्थ का गुण होता है। जैसे यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तब देखिए जब वाटर में जाएगी, पानी में प्रकाश किरण जाएगी, पानी में प्रकाश किरण जाएगी तो ये प्रकाश की वास्तविक चाल है। इस वास्तविक चाल को पानी कितना मोड़ रहा है, यानी कि पानी जो है, जल उसकी चाल में कितना परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश किरण जाएगी तो उसके वेग को कम कर देगी, उसके वेग को कम कर देगी और जो अपवर्तित किरण होगी वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो जब इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो जब ये वाटर में जाएगी, पानी में जाएगी तो इसकी चाल कम हो जाएगी, इसकी चाल जो है कम हो जाएगी। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक यही बताता है कि जो प्रकाश की वास्तविक चाल होती है, कोई ऐसा माध्यम जो उसकी वास्तविक चाल का कितना, उसकी वास्तविक चाल में कितना परिवर्तन करती है, कितना परिवर्तन करती है, उसके वेग को कितना कम करती है, क्या करती है। तो ये वास्तविक चाल के साथ हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष इसको क्या कहते हैं, जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यही कंडीशन इसमें भी है, कि जब ये इसमें जाएगी तो ग्लास इसके स्पीड को और ज़्यादा कम करेगी। ग्लास इसके जो है, ये जो कांच है, जब इसमें से प्रकाश किरण इसमें जाएगी तो इसके वेग को और ज़्यादा कम करेगी, क्योंकि ये जो है कांच जल से ज़्यादा गाढ़ा है, यानी कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका घनत्व ज़्यादा है। इसलिए यहाँ जो है प्रकाश किरण की जो है चाल, और प्रकाश किरण की चाल और भी कम हो जाएगी, वायु के सापेक्ष इसको कहेंगे कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए जब जल से कांच में जाएगी, तो जल में जो प्रकाश किरण की चाल होगी, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, जब जल से कांच में प्रकाश किरण जाएगी तो जल में क्या प्रकाश की वास्तविक चाल है, क्या जल में प्रकाश किरण की चाल वही है जो प्रकाश किरण की वास्तविक चाल होती है, यानी कि क्या यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। आप कहेंगे जी नहीं, तो यहाँ पर इसकी चाल ये नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए यही कारण है कि यहाँ पर वास्तविकता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ये पदार्थ, इस पदार्थ की वास्तविकता नहीं है कि ये पदार्थ कितना मोड़ रहा है प्रकाश किरण को, क्योंकि ये उसकी स्पीड में कितना चेंज ला रहा है, कितनी जो है उसकी डायरेक्शन बदल रहा है, क्योंकि इसकी चाल को जल ने, जो प्रकाश किरण की पहले चाल थी उसको जल ने कुछ डाइवर्ट कर दिया है, कुछ कम कर दिया है। इसलिए जो वास्तविक चाल होगी, जो वास्तविक ये चेंज लाएगा, वो चेंज कांच का यहाँ नहीं है, वो उसका चेंज यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ जो वायु से या निर्वात से आ रही है प्रकाश किरण, उसकी वास्तविक चाल है। वास्तविक चाल को यहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी वास्तविक चाल से उसके वेग में जो है कांच में उसकी कितना परिवर्तन होगा वो बता रहा है। यहाँ जो है जब ये प्रकाश किरण वास्तव में इसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये जब प्रकाश किरण चलेगी तो ये पदार्थ, ये कांच कितना उसके वेग में परिवर्तन करेगी, इसको बताता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अगर वायु के सापेक्ष निकला है ना, वायु के सापेक्ष, तो हम इसको वायु के सापेक्ष ना कह करके, क्योंकि इसमें जो प्रकाश की चाल है उसमें कोई बदलाव नहीं है, बदलाव इस केस में है, क्योंकि ये भी कांच है, क्या यहाँ पर और यहाँ पर दोनों माध्यम में क्या प्रकाश की चाल बराबर होगी? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की चाल ज़्यादा है और यहाँ पर प्रकाश की चाल कम है। इसलिए इसे कहेंगे
कांच का निरपेक्ष 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 अपवर्तनांक, इसको भी क्या कहेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक। इसीलिए इसको नहीं कहते हैं क्योंकि इसमें जो है प्रकाश किरण की ओरिजिनल चाल है, ओरिजिनल स्पीड है, और इसको क्या कहेंगे, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको कहते हैं जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखिए कांच से जब जल में प्रकाश किरण जाएगी तो इससे जल का क्या, यहाँ देखिए जल की स्पीड यहाँ कम होगी, यहाँ कांच में जो ये प्रकाश किरण जा रही है इसकी स्पीड कम होगी, कांच में इसकी स्पीड कम होगी। तो क्या जो वायु से प्रकाश किरण वाटर में यहाँ जा रही है, एयर टू वाटर जा रही है, यहाँ ग्लास टू वाटर जा रही है, तो यहाँ पर जो इसकी चाल होगी और जो यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल होगी, दोनों चालें अलग अलग होंगी, दोनों चालें अलग अलग होंगी। इसलिए इसको कहेंगे कि ये कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसे कहेंगे कांच के सापेक्ष जल अपवर्तनांक। इसको कहेंगे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। देखिए वायु के सापेक्ष जब हमने देखा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक देखा, तो वायु की ओरिजिनल स्पीड थी, उसमें कितना चेंज ला रहा है, कितना मोड़ेगा। ये वाली जो इसकी योग्यता देखी गई कि जल की योग्यता क्या है इसको मोड़ने की, कांच की देखी गई। इसी प्रकार किसी भी मीडियम की देखनी हो उसको हम वायु या निरपेक्ष के सापेक्ष देखते हैं, तब जो माध्यम का अपवर्तनांक आता है उसे उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी माध्यम के सापेक्ष निकालते हैं, अगर मान लीजिए हमने कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष जल के सापेक्ष निकाला, कांच के सापेक्ष निकाला या किसी आयल के सापेक्ष निकाला, तो वो जो है अलग अलग हो सकता है। वो किसी में देखिए, अगर मान लीजिए ये कांच है, ये जल है और नीचे कांच है, और ऊपर जो है हीरा है, नीचे कांच है और ऊपर जो है, ऊपर हमने मान लिया कोई ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तेल है, नीचे क्या है, कांच है। तो इसमें जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में आएगी, इसमें जो कांच दूसरे माध्यम में जो आएगी, यानी कि जल से जब प्रकाश किरण कांच में आएगी, तो हो सकता है इसमें कांच की स्पीड कोई दूसरी हो। अगर हम हीरे के साथ देखें तो हो सकता है इसमें जो प्रकाश किरण जाएगी, हो सकता है उसकी स्पीड यहाँ से स्पीड इसकी बदली हो सकता है यहाँ से जब प्रकाश किरण कोई इसमें जाएगी, तेल से कोई प्रकाश किरण कांच में जाएगी, तो हो सकता है कि ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड S1, S2 और S3, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों स्पीड बराबर होंगी। इसका मतलब ये है, इसीलिए इसमें हो सकता है अलग चेंज लाए। वाटर से प्रकाश किरण आई है तो हो सकता है मान लीजिए इसके वेग में कुछ कम चेंज करे, मतलब इसके वेग को कम घटाए। इस हीरे से आ रही, हीरे में ऑलरेडी बहुत कम हुआ होगा, तो इसमें जो है भी बदलाव आएगा। ये दोनों स्पीड बराबर नहीं होंगी। और जो वायु के सापेक्ष हमने देखा, तो हर एक पारदर्शी माध्यम की अगर हम वायु के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक निकालते हैं, तो वह उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। अगर आपको समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। हमने बता दिया कि अपवर्तनांक क्या बताता है। अपवर्तनांक पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में चालों का अनुपात बताता है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य पारदर्शी माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर C/V। तो इसको याद करिए और अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड बाय।